यहूदी लोगों ने कभी भी अरबों से कोई ज़मीन नहीं छीनी। मैं ये कैसे कह सकता हूँ जब फिलिस्तीनियों से ज़मीन छीनने की यहूदियों पर इतनी चर्चा होती है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप लंदन, बर्लिन या विस्कॉन्सिन के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर कहें कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे चोरी की है, तो पुलिसकर्मी शायद पूछेगा, ठीक है, उसने क्या चुराया और कब? इस वीडियो में हम इसी बुनियादी तर्क का पालन करने वाले हैं। मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे एक भी यहूदी बस्ती का नाम बताइए जो चुराई गई अरब जमीन पर बनाई गई हो। उससे पहले जब अरबों ने विभाजन योजना, जिसे दो राष्ट्र समाधान भी कहा जाता है, को नकार दिया और 1947 में यहूदियों का सफाया करने के लिए युद्ध शुरू कर दिया, मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सीधा साधा है। सारी यहूदी बस्तियां उस जमीन पर बनाई गई थीं जो यहूदियों ने खरीदी थी। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो कृपया मुझे कोई सबूत दीजिए। मुझे एक उदाहरण दीजिए किसी ऐसे अरब का जिसके पास उस्मानी साम्राज्य के समय यानी 1917 तक या ब्रिटिश शासन के दौरान यानी 1948 तक ज़मीन थी और फिर उसकी ज़मीन यहूदियों ने उससे छीन ली हो। जो लोग जल्दी से इतिहास जानना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि उस्मानी साम्राज्य के समय यानी 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक मध्य पूर्व में कोई देश नहीं थे। उस समय न तो कोई सीमाएं थीं और लोग विभिन्न आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से इस क्षेत्र में इधर उधर आते जाते रहते थे। 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में इजराइल की भूमि में बड़े बदलाव आए। यहाँ मुख्य बदलाव दिए जा रहे हैं। 1831 में मिस्र के शासक मोहम्मद अली ने इसराइल की भूमि पर कब्जा कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप हजारों मिस्री इस क्षेत्र में आकर बस गए। यूरोपीय शक्तियों ने देखा कि उस्मानी साम्राज्य कमज़ोर है और उन्होंने इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए संस्थाएं बनाने की योजना बनाई। अगर आप यरूशलेम जाएं तो आप देखेंगे कि वहां फ्रांसीसी, रूसी, ऑस्ट्रियाई, जर्मन और इतालवी लोगों द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। जर्मनों का एक धार्मिक समूह था जिसे टेम्पलर कहा जाता था, जो इजराइल में आकर बसा और उन्होंने कुछ गांव बसाए। उनका मानना था कि ऐसा करने से वे यहूदियों की दूसरी वापसी को तेज कर देंगे। उस्मानियों ने हिजाज रेलवे का निर्माण किया और हजारों मिस्रियों को इजराइल की भूमि में काम करने के लिए लाया। गाजा और इजराइल में अरबों के सबसे लोकप्रिय उपनामों में से एक है मसरी या मसरी, जिसका अर्थ है मिस्री यानी मिस्री। ऐसे कई समूह थे जैसे कि सर्केशियन और अर्मेनियाई, जो रूस और तुर्की में युद्धों से भागकर आए थे, और यहूदी थे जो इजराइल आए क्योंकि वे इसे अपना मातृभूमि मानते थे। दूसरे शब्दों में हजारों लोग विभिन्न कारणों से वहां आए। और फिलिस्तीनियों का क्या? मैंने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? असल में 19वीं सदी में वे अस्तित्व में नहीं थे। यह मेरी राय नहीं है, ये एक बुनियादी तथ्य है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो कृपया मुझे गलत साबित करें। मुझे एक भी पत्र, किताब या किसी यात्री की डायरी दिखाइए जिसमें किसी ने लिखा हो कि उसने किसी फिलिस्तीनी से मुलाकात की। इजराइल की भूमि के अरबों ने खुद को फिलिस्तीनी मानना 1960 के दशक में ही शुरू किया था। वैसे भी यहूदी जर्मनों, रूसियों और अरबों की तरह जमीन खरीदते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहूदियों ने सबसे खराब हिस्से खरीदे, रेगिस्तानी जमीन और दलदली जमीन। और हालांकि वे ज़्यादातर ऐसे देशों से आए थे जहां उन्हें ज़मीन रखने की अनुमति नहीं थी, फिर भी यहूदियों ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने दलदली ज़मीन को सोना बना दिया और रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। और हाँ, हमें इस बात पर वास्तव में बहुत गर्व है। पानी प्रबंधन, सिंचाई और कृषि के मामले में इजराइल एक अग्रणी शक्ति है। और यह सब तब शुरू हुआ जब यहूदियों को ज़मीन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब वापस मेरी मूल बात पर चलते हैं। अरब यहूदियों के खिलाफ थे, लेकिन इसीलिए नहीं कि उन्होंने उनकी ज़मीन चुराई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अगर आप 1948 के अरब नेताओं के उद्धरण भी देखें तो आप पाएंगे कि वे यहूदियों द्वारा ज़मीन चुराने की शिकायत नहीं कर रहे थे। अमीन अल हुसैनी, जो फिलिस्तीन में अरबों के नेता थे, ने कहा था कि अरब विभाजन को रोकने से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि जायोनिस्टों का पूरी तरह से सफाया न हो जाए और पूरी फिलिस्तीन एक शुद्ध अरब राज्य न बन जाए। तो आखिर यहूदियों के प्रति अरबों की नफरत की वजह क्या है?
1947 से लेकर आज तक अरबों को जो बात परेशान करती है वह है इजराइल की जमीन पर यहूदियों का अस्तित्व और यहूदियों की स्वतंत्रता कि उनके पास अपनी खुद की जमीन है। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। उन्हें सुनिए, वे बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं। हमास के संविधान में यह नहीं लिखा कि हम जमीन का 70% या ऐसा कुछ चाहते हैं, बल्कि इसमें असल में लिखा है कि इजराइल तब तक रहेगा जब तक इस्लाम उसे मिटा नहीं देता। और फिलिस्तीनियों की भारी बहुमत इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। इस वीडियो को प्रकाशित करने से कुछ दिन पहले मैंने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक छोटा वीडियो डाला था जिसमें बताया गया था कि यहूदियों ने कभी कोई ज़मीन नहीं छीनी और मैंने लोगों से कहा कि मुझे एक भी यहूदी बस्ती का नाम बताएं जो चुराई गई अरब ज़मीन पर बनी हो। वैसे कृपया मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। खैर, मुझे लगभग 500,000 व्यूज़ मिले और फिलिस्तीन समर्थकों से एक भी प्रासंगिक जवाब नहीं मिला। फिलिस्तीन समर्थक पक्ष की सबसे ज्यादा पसंद की गई टिप्पणी थी, मध्य पूर्व में एक गोरा आदमी कह रहा है कि जमीन कभी नहीं छीनी गई। इस टिप्पणी के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली बात, ये दिखाता है कि फिलिस्तीन समर्थक यानी वामपंथी और मुसलमान कितने नस्लवादी हैं। अगर आप मेरी कही बातों के बजाय मेरी त्वचा के रंग पर टिप्पणी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप नस्लवादी हैं। अगर मेरी ही तरह कोई गहरे या काले रंग का यहूदी यही बातें कहता तो क्या फर्क पड़ता। तो पहली बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि फिलिस्तीन समर्थक कितने नस्लवादी हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूंगा, आज और 100 साल पहले इजराइल में रहने वाले अधिकांश यहूदी अरब देशों से आए यहूदी थे। इनमें से कई को मुस्लिम देशों में उत्पीड़न के कारण भागना पड़ा और उन्हें अपनी संपत्ति भी पीछे छोड़नी पड़ी। वह संपत्ति मिस्र, इराक, सीरिया और अन्य देशों द्वारा चुरा ली गई थी। फिलिस्तीन समर्थकों से मुझे एक और तरह की टिप्पणी मिलती है कि जो मैं कह रहा हूं वह गाजा में नरसंहार को सही नहीं ठहराता। अब मुझे यह तर्क बहुत कमजोर लगता है। पहली बात, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने कभी नहीं कहा कि नरसंहार जायज है। मध्य पूर्व में नरसंहार के बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ऐसी कोई भी अल्पसंख्यक जाति नहीं है, चाहे वह यहूदी हों, हिंदू हों या ईसाई, जिन्हें पाकिस्तान से लेकर ग्रीस तक मुसलमानों के हाथों नरसंहार का सामना न करना पड़ा हो। मैं गाजा, नरसंहार, रंगभेद और वेस्ट बैंक पर वीडियो बनाने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। मैंने इन विषयों पर पहले भी कई वीडियो में बात की है, लेकिन सिर्फ इसलिए विषय न बदलें क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई समझदारी की बात नहीं है। सीधी सी बात स्वीकार कीजिए, यहूदियों ने कभी भी अरबों की ज़मीन नहीं छीनी। फिलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन तभी खोई जब उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए युद्ध शुरू किया। जिस युद्ध की शुरुआत आपने की हो उसमें ज़मीन हारना आपको पीड़ित नहीं बनाता। जर्मनों से पूछिए, उन्होंने एक अन्यायपूर्ण युद्ध शुरू किया था। उन्होंने अपनी 50% ज़मीन खो दी, लेकिन वे खुद को पीड़ित नहीं मानते क्योंकि वे जानते हैं कि वे गलत थे। आप जानते हैं किसने ज़मीन छीनी थी? अरबों ने यहूदियों से ज़मीन छीनी थी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। 1888 में यहूदियों के एक समूह ने गोलान हाइट्स के दक्षिणी हिस्से में कुछ ज़मीन खरीदी थी। गांव का नाम बने यहूदा था। 1920 में स्थानीय अरबों ने वहां मौजूद आखिरी यहूदी परिवारों में से एक की मां और एक बेटे की हत्या कर दी थी और अरबों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। 1929 में अरबों ने गाजा के यहूदियों पर हमला किया। हाँ, गाजा में यहूदियों का एक लंबा इतिहास है। तो 1929 में अरबों द्वारा यहूदियों पर हमले के साथ साथ ब्रिटिशों ने गाजा से यहूदियों को निकाल दिया और गाजा के अरबों ने उनकी संपत्ति छीन ली। हेब्रोन में भी यही हुआ था, लेकिन इस बार न केवल स्थानीय अरबों ने यहूदी संपत्ति चुराई, बल्कि उन्होंने दर्जनों यहूदियों की सबसे भयानक तरीकों से हत्या भी की। मैं आपको और भी कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन यहाँ एक आखिरी उदाहरण है। 1882 में यहूदियों का एक समूह यमन से इजराइल आया क्योंकि वे वहां उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और क्योंकि इजराइल यहूदियों का मातृभूमि है। अब मैं आप सभी प्रो-फलस्तीनियों को यमन के यहूदियों के बारे में दो तथ्य बताना चाहता हूं। यमन यूरोप में नहीं है
और चूंकि मुझे पता है कि आपके लिए त्वचा का रंग कितना महत्वपूर्ण है, मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि यमन के यहूदियों की त्वचा का रंग गहरा है। यह काला नहीं है लेकिन भूरा है। उनके बाल भी काले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पर्याप्त नस्लीय जानकारी दे दी है ताकि आप उनके बारे में उसी के अनुसार निर्णय ले सकें। खैर, उन्होंने कफर अशीलुआक में ज़मीन खरीदी, जिसे आज सिल्वान के नाम से जाना जाता है, और 1938 में अरब विद्रोह के दौरान अंतिम यहूदी की हत्या अरब क्रांति में कर दी गई थी। जब वह आराधनालय से एक तोरा स्क्रॉल बचाने की कोशिश कर रहा था, स्थानीय अरबों ने यहूदी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तो मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं जहां अरबों ने यहूदियों की ज़मीन छीन ली। अब देखते हैं क्या आप मुझे ढूंढ सकते हैं एक भी उदाहरण जहां यहूदियों ने ज़मीन छीनी हो। अगर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी या किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो अपने होशियार प्रोफेसरों के पास जाइए और उन्हें बताएं कि आपने यह वीडियो देखा है जिसे एक जायनिस्ट यहूदी ने बनाया है, जो दावा करता है कि अरबों ने यहूदियों की ज़मीन छीन ली, और आप मुझे 1948 के युद्ध से पहले एक भी ज़मीन का नाम नहीं बता सकते जिसे यहूदियों ने छीना हो। आप सोच सकते हैं कि आप खोज करेंगे, कोई टिप्पणी छोड़ेंगे और फिर मैं आपकी टिप्पणी हटाऊंगा। नहीं, मैं टिप्पणियां नहीं हटाता। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और खुले विचार विमर्श में विश्वास करता हूं। मैं मुस्लिम दुनिया और वामपंथियों की आलोचना करता हूं क्योंकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित और प्रतिबंधित करते हैं। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है उनके जैसा बनना। तो या तो मुझे गलत साबित करें या इस साधारण तथ्य को स्वीकार करें कि यहूदियों ने कभी अरबों से जमीन नहीं छीनी। मैं अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ये वीडियो केवल आपके समर्थन से ही बना सकता हूं। फिलिस्तीन समर्थक दावों के विपरीत मुझे इजरायली सरकार से पैसे नहीं मिलते और मोसाद बहुत कम पैसे देता है। मजाक कर रहा हूं। मुझे आप लोगों के अलावा किसी से कोई समर्थन नहीं मिलता। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मेरे वीडियो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे हर महीने 5 या 10 डॉलर दान करते हैं, एक बार फिर धन्यवाद। आप ही मुझे आगे बढ़ाए रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले हफ्ते मिलते हैं। यल्ला बाय।